टूक सीधी बात में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं मशहूर चित्रकार मनोज कुमार पासवान। जनाब मनोज कुमार की पैदाइश 5 दिसंबर 1982 बिहार जिला के एक छोटे से गांव रुपोली मधुबनी में हुआ। आप एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। आप जी के वालिद साहब रेलवे में सरकारी पद पर कार्यनियुक्त हैं। माता कुशल गृहिणी हैं। परिवार में 2 भाई 2 बहनें शिक्षक हैं। परिवार में पहले व्यक्ति हैं जो कला के क्षेत्र में आए। मनोज कुमार पासवान आज कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट का चमकता हुआ सितारा है। पेंटिंग, ऑयल कलर हो, एक्रेलिक कलर हो, जहाँ शिक्षक समान रूप से सक्रिय मनोज कुमार पासवान ने देसी प्रतीकों और स्मृतियों के सहारे कामयाबी की ओर नई दास्तान लिखने का कार्य किया। बेहद आसपास दिखने वाली प्रकृति की चीज़ों को अपनी अभिव्यक्ति का जरिया बनाकर मनोज पासवान ने अभूतपूर्व जरिया बनाया है। आज दुनिया भर में उनके द्वारा बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनियां लग रही हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देवीदास खत्री 2 टूक सीधी बात प्रोग्राम लेकर एक बार मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के बाबत हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने ज़िंदगी के किसी न किसी सूबे में अपना एक ख़ास मुकाम हासिल किया है, अपनी अलग पहचान बनाई है। आज जिस शख्सियत को हमने इस प्रोग्राम में जहनत दी है, उनका नाम किसी तारों का मोहताज नहीं है। कला की दुनिया में इनके नाम को सभी जानते हैं। आज हमारे साथ बेहद ही ख़ास मेहमान, जाने माने चित्रकार मनोज पासवान जी हमारे स्टूडियो में विराजमान हैं। मनोज कुमार जी नमस्कार। 2 टूक सीधी बात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। नमस्कार। मनोज कुमार जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और उस वक्त आपके पारिवारिक माहौल कला के प्रति कैसा था? मेरा जन्म जो है बिहार के मधुबनी ज़िला में रुपोली गांव में हुआ था। काफ़ी छोटा गांव है और वहां से जो हमारा सफ़र है, पारिवारिक माहौल तो ऐसा था नहीं आर्ट के प्रति ज़्यादा, लेकिन मेरा स्कूल जहां था वहां हमारे शिक्षक जो थे, चूँकि मैंने नवोदय से पढ़ाई करी है, तो वहाँ पे आर्ट शिक्षक जो थे उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया है कला के प्रति। क्या वहीं से आपकी ड्राइंग शुरू हुई? जी बिल्कुल। कला का यात्रा वहीं से शुरू हुई। एक तरह से ऐसा ही समझे, क्योंकि उन्होंने हमारी प्रतिभा को पहचान कर इधर आने के लिए कहा। बिहार में जो है वैसी व्यवस्था या सोच नहीं है वहाँ पे कि कला के प्रति कला के कम जागरूक हैं लोग। अब आज के वक्त में नहीं है, लेकिन उस समय में ये था कि आईटी में जाना है, मेडिकल में जाना है, तो आर्ट के प्रति रुझान लोगों में उतना नहीं था। गिने चुने लोग थे। और हमारा जिस तरह से गांव, जैसे मेरा गांव जितना सुदूर देहात में था, वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं था। पारिवारिक तौर पे ये था, पापा मम्मी इसके लिए हालांकि विरोध भी करते रहे हैं, बट उन्होंने जो है बाद में मेरी इच्छा को जानते हुए परमिशन दे दिया कि हाँ ठीक है, आप करिए, आपकी ज़िंदगी है, अगर आपको अच्छा लगता है तो करो, कल को ये तो नहीं होगा कि ये। तो थोड़ा सा विरोध रहा, पर उन्होंने अंततः जो है परमिशन भी दे दिया, सपोर्ट भी किया और परमिशन भी दे दिया। मनोज कुमार जी, आपकी कला की शिक्षा कब और कहाँ हुई? मेरा जो है नामांकन कहे एडमिशन जो है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में 2001 से 2005 तक हमारा ग्रेजुएशन का था। BFA जिसको कहते हैं, BFA बैचलर इन फाइन आर्ट जामिया मिलिया इस्लामिया से हुआ। उसके बाद मास्टर डिग्री भी वहीं से 2006 और उसके बीच में 2 साल के लिए। तो पूर्ण रूप से जो कला की शिक्षा जो है मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से ही लिया। और उस वक्त आपके कौन कौन से गुरु थे जिनसे आप शामिल हुए, जहाँ
इंस्पायर हुए, या कौन से ऐसे ग्रेट आर्टिस्ट हैं जिनका काम आपको प्रभावित करता है, जहाँ अच्छा लगता है? मुख्य रूप से तो हमारे जो पेंटिंग डिपार्टमेंट के सदर आलम सर थे, बिहार के ही हैं वो, और वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रहे हैं पेंटिंग के। तो उनका काम, क्योंकि उस समय तो सीखने की प्रवृत्ति रहती थी, तो जिनका भी काम देखता था अच्छा ही लगता था। जैसे जैसे धीरे धीरे हुआ, उनके मार्गदर्शन में ही अच्छा रहा। अलग अलग सब्जेक्ट जो एकेडमिक आप पढ़ते समय ही आपने हाँ, जितनी कला की वो बारीकियाँ थी वो सीख ली आपने? सीख लिया, और अलग अलग मीडियम में भी आपको पता ही है, एकेडमिक तौर पे तो सभी चीज़ों एकेडमिक का जितना भी वो हाँ किया होता है वो आपने? हाँ, शिक्षक तो थे ही, जो सदर आलम जी थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, मोइन फातिमा थी, और मामून निमानी सर जी, नुमानी जी से रहे, तो उनसे था। ग्राफिक्स में अरशद सर थे। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में ऑप्शनल में भी था, तो सबसे प्रभावित थे। और कुछ न सब कुछ कोई अपने अपने तरीके से काम अपने करता है, और हाँ आपने हाँ वो बारीकियाँ अलग अलग सीखने का मौका मिला। जी जी बिल्कुल, जैसे सबका अपना अपना एक एक स्टाइल स्टाइल है, है, हाँ। और उनसे प्रभावित भी होते रहे। और ग्रेजुएशन पूरा तो हमारा सीखने में ही, हाँ। शिक्षकों से, सीनियर्स से, और ख़ास तौर से सीनियर्स से तो बहुत सपोर्ट रहा है वहाँ के, उनके साथ मोस्टली जामिया में बहुत अच्छा माहौल है। हाँ, बहुत सीनियर जूनियर का बहुत वहाँ बहुत माहौल। अच्छा है। हमारे टाइम में तो ये था कि हम मतलब जाते थे बाहर, स्केचिंग करना है, चलो साथ में उनके साथ 3-4 घंटा निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे जाके स्केच करना, करना, और इधर कुछ उधर नहीं घूमना, एग्जीबिशन में देखना। वहाँ बिल्कुल एग्जीबिशन में जाना, और वो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हर तरह जामिया से के हर सपोर्ट बच्चे करते उस वक्त, आप भी बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास भी आते थे, स्टूडियो में भी बिल्कुल आते थे, सब जी जी सबसे मिलते भी थे, हाँ मिलके, और आपका ग्रुप भी अच्छा था। बिल्कुल बिल्कुल, सभी काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं, और काफ़ी एक दूसरे को मदद भी करते रहे। हमारा आपस में काफ़ी अच्छा, ज़्यादातर सीखने को भी उनसे भी हाँ जी, मिला है। मिलता है। मनोज कुमार पासवान जी, आपका जो विषय होता है, और कौन कौन सी मीडियम व तकनीक उसमें इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में संक्षिप्त में बताइए। कॉलेज टाइम में तो सभी मीडियम का इस्तेमाल किया, और ज़्यादातर ऑयल में करता था, 4th ग्रेड में भी, और MFA में पूरा जो हमने काम किया वो ऑयल में ही किया। उसकी वजह भी थी, जो ऑयल का स्मेल होता है काफ़ी रहता है, तो घरों में ही करना थोड़ा सा हमें सूट नहीं करता था। लेकिन कॉलेज में हमने पूरी जो है ऑयल कलर का इस्तेमाल किया था। और क्या विषय रहता है आपके जो कार्य का? जी, लेकिन अभी जो है काफ़ी टाइम से, मतलब 2009 के अराउंड में जो है एक्रेलिक ही करने लगा हूँ, और मुख्य रूप से एक्रेलिक में ही काम कर रहा हूँ। लेकिन विषय जो है हमारा मेन होता है, माइग्रेशन को लेके काम करता हूँ, जो कि मेरे जैसे बहुत लोग बिहार से आते हैं बड़े बड़े टाउन में अपना फ्यूचर और इनकम के लिए, और यही एक सब्जेक्ट है मेरा, जो स्ट्रगल और वो चीज़ें हमने संघर्ष कॉलेज टाइम में किया है, तो उस चीज़ को ही ज़्यादातर दिखाते हैं। कभी सिंबॉलिक तौर पे, कभी कुछ माध्यम का इस्तेमाल करके सब्जेक्ट को जो सपोर्ट करता है, तो उस तरह से कुछ फिगरेटिव, कुछ इस एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म का इस्तेमाल करके करते हैं। लेकिन बेसिकली मेन जो हमारा होता है, जो माइग्रेशन को लेके काम करता हूँ जो। दोस्तों, आइए एक नज़र डालते हैं मनोज कुमार पासवान जी के द्वारा किए गए चित्रों, एक झलक इस तरह। मनोज कुमार पासवान अपने परिवार में पहले कलाकार व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना रुख कला की ओर किया और इसी को अपना कैरियर बनाया। आज वह दिल्ली में सरकारी स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं, और उसके साथ साथ ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर गढ़ी में अपनी कला की भूमिका कुशलपूर्वक निभा रहे हैं। जनाब मनोज कुमार पासवान कुदरत से नज़दीकी गहरा ताल्लुक़ रखते हैं और प्रकृति को हूबहू उतारने का प्रयत्न करते हैं। मनोज कुमार पासवान के चित्रों में माइग्रेशन
एब्स्ट्रैक्ट व सेमी रियलिस्टिक में, एक्रेलिक व ऑयल कलर में उतारने का कार्य करते हैं। मनोज कुमार पासवान के चित्रों में बादल हो या प्रकृति के अन्य तत्व, उनको उतारने का प्रयत्न करते रहते हैं। मनोज कुमार पासवान जी, अभी तक आपने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की, जैसे स्कॉलरशिप, फेलोशिप, प्रदर्शनियां, व किन किन स्थानों पे आपके चित्रों की प्रदर्शनी लगी और कहाँ कहाँ आपने देश विदेश में अपने काम लगाए? जी, कॉलेज टाइम में तो मेरिट अवार्ड तो मिलते ही रहे थे। स्कॉलरशिप, मेरिट स्कॉलरशिप, जिनका अच्छा पोजीशन होता था, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, कॉलेज प्रदान करती थी सपोर्ट के तौर पे, तो वो हमें हर बार मिला और अच्छे मार्क्स भी मिले। MFA में भी हम टॉपर्स में रहे हैं। उसके बाद जो है कॉलेज से निकलने के बाद बहुत सारी, कॉलेज टाइम में तो पार्टिसिपेशन था ही एग्जीबिशन वगैरह में, इसके बाद अलावा भी इंडिविजुअल्स बहुत जो है सोलो शो त्रिवेणी कला संगम में किया, ग्रुप शो बहुत सारे किए, पूना में, उधर बेंगलोर में, इसके अलावा मुंबई में जहांगीर आर्ट गैलरी भी हमारा शो था, ग्रुप शो, और काफ़ी अच्छा रहा था। बहुत जो अचीवमेंट एक आर्टिस्ट को चाहिए वो मुझे जहांगीर आर्ट गैलरी से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा दिल्ली में तो कई सारे शोज हैं, ललित कला में, IFX में, करते रहते हैं साल दो साल, आपने लॉकडाउन में भी एक्टिव रहे आप? पार्टिसिपेशन बहुत जगह किया, नेशनल इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी आर्ट फेयर में था हमारा दुबई में, वहाँ भी रिस्पांस अच्छा था, वर्क पसंद किए गए थे। जी, मनोज कुमार पासवान जी, अभी जो नया युग चल रहा है, जैसे डिजिटल प्रिंट निकल रहे हैं, कंप्यूटराइज पेंटिंग हो रही है, आपको क्या लगता है कि मैनुअल काम होना चाहिए या ये कंप्यूटर द्वारा बनाए गए उनका भी इस्तेमाल हमें करना चाहिए? चूँकि अभी लोग काफ़ी रिसर्च के तौर पे कहिए या उसको क्या कहेंगे, बहुत सारी एडवांस टेक्निक आ गई, डिजिटल इंडिया हो गया, और उसका इस्तेमाल होने में मेरा पर्सनल व्यू ये है कि बुराई नहीं है। जो नई चीज़ें आती है उसको भी अडॉप्ट करना चाहिए हमें, लेकिन जो बेसिक चीज़ है, जो बेसिक टेक्निक है, वो कभी ख़त्म भी नहीं होगा और उसको जितना करेंगे वो भी अच्छा है। पर नई चीज़ों को आने से हम कभी रोक भी नहीं पाएंगे और वो चलता भी रहेगा और होना भी चाहिए। ये अच्छा है कि नया माध्यम मिल रहा है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि नए युग के साथ हमें भी चलना चाहिए, एडवांस को भी चलना चाहिए। जो नई मशीनरी आ रही है, नए टूल्स आ रहे हैं, उसका भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, वो ज़रूरी है। मनोज कुमार जी, आप ललित कला अकेडमी रीजनल सेंटर में भी काम करते हैं, अपना आपका स्टूडियो है, शेयर स्टूडियो में आप काम करते हैं। पिछले कई वर्षों से आप इधर आते भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, कि आपको क्या लगता है इसको बेटर बनाने के लिए और क्या क्या होना चाहिए? वैसे तो गवर्नमेंट और जो संस्था है ललित कला की, वो कुछ न कुछ हमेशा आर्ट और कल्चर के डेवलपमेंट के लिए करती रही है और आगे भी चलेगा। बेहतर जितना आर्टिस्टों के लिए या उसको डेवलपमेंट के लिए जो भी हो वो बेहतर ही है, जितना ज़्यादा हो कर सकते हैं वो करना चाहिए। और कई चीज़ें जैसे कैंप जो होते हैं हमारे आर्ट पे, वो होना चाहिए। लोगों को भी यहाँ इनवाइट करना चाहिए। यहाँ चूँकि हमारा सेंटर जो है आर्ट का एक एशिया का नंबर 1 विलेज है। हाँ, बिल्कुल। और इसमें इतनी संख्या है कलाकारों के भी, और कलाकारों की भी संख्या है, लोग भी आते हैं, काफ़ी लोगों का गेट टुगेदर होता है। और ये एक माध्यम है, कैंप, फेयर, जो भी एक्टिविटी यहाँ गेट टुगेदर होते रहते हैं, बिल्कुल वो ज़रूरी है, क्योंकि हमारा यहाँ के अलावा भी आर्टिस्टों से
मेल मिलाप बढ़ता है। अभी हाल के टाइम में जो ललित कला की तरफ से जो इंटरनेशनल आर्टिस्टों को यहाँ रेसिडेंसी और उस तरह से किया गया, वो आज काफ़ी सराहनीय है। इसी तरह से इस यहाँ तरह के के प्रोग्राम होते रहने बिल्कुल चाहिए। होने चाहिए और यहाँ के लोगों को भी सपोर्ट करके आगे उधर देना चाहिए ताकि आर्टिस्टों को उसका लाभ मिल सके। हाँ। ये रेसिडेंशियल प्रोग्राम बहुत वाकई बहुत अच्छा है और इधर से लोग जाएं, ये अचीवमेंट किसी आर्टिस्ट को प्राप्त होता है यहाँ के, तो ये बहुत बड़ी बात है। ललित का अच्छा करेगी अगर इस तरह से करे तो। मनोज कुमार जी, जैसे ललित कला अकेडमी है, साहित्य कला अकेडमी है, मॉडर्न आर्ट गैलरी है, जहाँ जितनी भी सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उनको कौन कौन सी एक्टिविटियाँ और करवानी चाहिए जिससे कला और कलाकारों में सुधार हो सके? जब मैं कॉलेज टाइम में था, साहित्य कला एकेडमी कई सारे प्रोग्राम कराती थी। उसमें एग्जीबिशंस भी था, कंपटीशन के तौर पे करते थे, युवा महोत्सव टाइप से। और मंडी हाउस के ही पास में जो था वहाँ उनका यूथ फेस्टिवल भी होते थे, यूथ फेस्टिवल होते थे, एनुअल शो होते थे, हाँ, उनके इवेंट सब एग्जीबिशन में कई सारे जो है काम भी होता था, वर्कशॉप टाइप से। और ये सब साहित्य कला करती रही है और मुझे लगता है कि इनको फिर से रोटेट करना चाहिए। कई सारे बहुत सालों से बंद कर दिए गए बंद हैं। कर दिए हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ फंड की कमी के कारण जहाँ जो भी हो, लेकिन उनको इस चीज़ फिर को, से चूँकि डेवलपमेंट के लिए इन संस्थाओं का मकसद भी यही रखा गया था। क्योंकि साहित्य कला का वही है, ललित कला का भी वही है, इवन जो है नाट्य कला है उनका भी अच्छा अपना चल रहा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन बेहतर होता है कि ललित कला अगर इनको भी किसी जैसे फेयर टाइप में उनको भी जैसे कला मेला अगर लगाती है तो इनको भी बुलाया जाए, ताकि ताकि आर्टिस्ट, चूँकि एक ही भाग हैं, सब मिले समय जुले समय हैं, पर होते रहनी तो चाहिए। उनको भी थोड़ा सा करना चाहिए, कोलैबोरेशन करके कुछ ऐसी एक्टिविटी हो तो ज़्यादा विस्तार होगा, हमारा आर्ट और कल्चर ज़्यादा डेवलप होगा और आर्टिस्ट के लिए बेहतर होगा, जानने का मौका मिलेगा। तो ये सब चीज़ करना चाहिए। इसके अलावा जो है कलाकारों का और ये सब का जो है एक्सचेंज, रेसिडेंशियल एक्सचेंज प्रोग्राम होना चाहिए। एग्जीबिशंस वगैरह जितना ज़्यादा हो, एक्टिविटी जितना हो, कलाकारों को मौका मिलेगा, आर्ट एंड कल्चर को डेवलप करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा मॉडर्न आर्ट गैलरी और इनका जो मेन मकसद है आर्ट को डेवलप के लिए, तो उसके लिए जितने कला और कलाकार को प्रमोट वो भी करना चाहिए। जहाँ तक मेरी जानकारी है अभी ये सारी चीज़ें बंद हो चुकी है, उस स्तर से नहीं हो रही है जैसा होना चाहिए था, काफ़ी टाइम से शायद हुई भी नहीं। तो चूँकि ये इनका मकसद तो आर्ट को प्रमोट करना है और उसके लिए इनको रखना भी चाहिए। आर्ट जब हमारी कला वहाँ नहीं रहेगी, और ये एक अचीवमेंट के तौर पे कलाकार के लिए होता है। हाँ, कलाकारों के लिए एक अचीवमेंट है कि ललित कला जैसी संस्थान के पास अगर उसका काम है या मॉडर्न आर्ट गैलरी की तरह उनका अगर वो एग्जिबिट होता है या उनका काम है परचेजिंग सब, तो ये सब होना चाहिए। आर्टिस्ट के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और अच्छा लगता है ये, इसलिए मेरा तो यही है कि इनको बहुत अच्छा सुझाव आपका कि इनको फिर से रिवाइज करना चाहिए, खोलना चाहिए और प्रोग्राम होते रहने चाहिए। बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं वहाँ, लेकिन अगर बड़े स्तर पर इस लेवल पे हो, परचेजिंग बहुत सालों से बंद है, वो खुले, और ललित कला भी अगर परचेजिंग करे तो कला और कलाकारों में काफ़ी सुधार हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सुधार भी होगा और आर्ट और कल्चर ऑटोमेटिकली प्रमोट होगा। मनोज कुमार पासवान जी, दृश्य कला के अतिरिक्त, विजुअल आर्ट के अतिरिक्त और कौन कौन सी ऐसी कला हैं जो आपको प्रभावित करती हैं, जहाँ अच्छी लगती है? एक कलाकार होने के नाते तो सब अच्छा लगता है, लेकिन मेरा झुकाव खास तौर से संगीत के प्रति ज़्यादा रहा है और काफ़ी इच्छा भी होती थी कि कुछ सीखें। वोकल उतना अच्छा नहीं है, इंस्ट्रूमेंटल तो मुझे बहुत पसंद है, ख़ास तौर से बांसुरी और ये तबला वगैरह बहुत पसंद था। बहुत इच्छा भी होती थी पर समय के अभाव में वो नहीं कर पाया। पर बांसुरी मेरा फेवरेट और बहुत सुंदर है। कभी कभार बांसुरी दिख जाता है तो खरीद लेता हूँ, पर रखा रहता है। ये मेरी अपनी पसंद है और इनका सब होना चाहिए कुछ न कुछ। अगर इस तरह से हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिले तो अच्छा है। मनोज कुमार पासवान जी, एक आखिरी सवाल कि जो नई पीढ़ी आने वाली है उसको क्या मैसेज देंगे आप अपने कला के माध्यम से, कि ताकि
वो इस आर्ट फील्ड में आने से पहले कौन कौन सी तैयारी करके आए, जहाँ आर्ट फील्ड में टिके रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए उनको? आर्ट फील्ड में आने से पहले सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि भाई कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करना पड़ता है और करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सब कुछ विजुअल है। हाँ, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मेहनत है। के बिना आप कुछ भी ये सोचेंगे कि एकदम से कर दिया बहुत अच्छा हो जाएगा, एक दिन में नहीं होता। ये एक पूरी जर्नी होती है कलाकार के लिए और कला के लिए। एक्सपीरियंस रहता है, उसके बिल्कुल। अनुभव के तौर पे आप काम तो करें। अगर आर्टिस्ट के तौर पे करना है तो ये माइंड में बना के रखें कि एकदम से सोच के कोई बिल्कुल एम.एफ. हुसैन नहीं बन जाएगा। एम.एफ. हुसैन बनने के लिए एम.एफ. हुसैन जैसा ही और बाकी कलाकारों जैसा ही बहुत मेहनत करनी पड़ती है और करना पड़ेगा। तो आने से पहले पहले ये सोचना भी चाहिए। आप पूरा मेकअप करके आए हैं, पूरा तैयारी माइंड करके कर आए रहे हैं हैं कि हमें मेंटली मेंटली करना चाहिए। और दूसरा, जो नई पीढ़ी आने के लिए उनको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए? जैसे हमारे जैसे इधर सेंटर हैं या कॉलेज, आर्ट कॉलेज है, उनको तो सबसे पहले तो उनको एडमिशन लेना पड़ेगा किसी आर्ट कॉलेज में या किसी गुरु के थ्रू, जो भी है अपना सीखना, बेसिक चीज़ें तो उनको सीखना पड़ेगा। तभी आप अगर जैसे युद्ध की तैयारी के लिए लोग हथियार वो करते हैं ना, तो आर्ट की जो पढ़ाई तो ज़रूरी है, टेक्निक सीखना पड़ेगा, तभी आप कुछ आगे बेहतर कर पाएंगे। तो मेरा सजेशन ये है कि दोनों चीज़ माइंड में रखें, अच्छी शिक्षा लें, अच्छे कॉलेजों में जाएं, अच्छे गुरु के पास सीखें और माइंड बना कर आएँ कि अच्छा करना है। जी, धन्यवाद मनोहर कुमार पासवान जी, आप 2 टूक सीधी बात प्रोग्राम में आए, आपके बारे में जाना, आपकी कला के बारे में जाना और आपसे कई कला की चर्चाएं हुई। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, अगली बार मैं फिर मिलूंगा किसी नई जगह नए शख्सियत के साथ। तब तक देवीदास खत्री को दे इजाज़त। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय।